जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है वहां पर आपको किसी भी तरीके से, किसी न किसी रूप में, किसी भी तरीके से अपना दबदबा मनवाना पड़ता है, अपनी छाप छोड़नी पड़ती है। और ये आपको तब और ज्यादा करना पड़ता है जब आप अपने आप को सुपर पावर होने का दावा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही चीज आज के दिन इंडिया पर भी लागू हो रही है कि इंडिया पिछले 20 दिनों से, लगभग 15 दिनों से जिस तरीके से अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा था दुनिया में, और आधी दुनिया एक तरफ और खासकर डेवलप्ड कंट्रीज एक तरफ, अमेरिका और यूरोप की अगुवाई में, और डेवलपिंग कंट्रीज एक तरफ इंडिया की अगुवाई में, इंडिया और अमेरिका आमने सामने थे। ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना का भी साथ इंडिया को मिला और इंडिया जो है उसने अपनी बात मनवाई, अपना दावा ठोका। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ COP26 इसके मामले में। टॉपिक शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे टॉपिक्स को सपोर्ट मिलता है। हमें पता लगता है कि हाँ, हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और आगे चलकर हमें ऐसे एफर्ट्स कॉन्टिन्यूअसली करते रहने चाहिए। तो दोस्तों आ जाते हैं मामले के ऊपर। मामला क्या है? मामला है COP26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, यानी ये 26वां सम्मेलन है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस टाइम पर है कि पर्यावरण, जो एनवायरमेंट सर्कमस्टेंसेस हैं उसके मामले में, पर्यावरण के मामले में दुनिया के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन के साथ साथ जो खासकर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन किया जाए। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके टेम्परेचर, उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को 2 डिग्री तक सीमित किया जाए और कोशिश किया जाए कि 1.5 डिग्री तक वो कंट्रोल रहे, उससे ऊपर ना जाए। अब ऐसी सिचुएशन में आप सोचकर देखिए, 200 से ज्यादा देश यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 से ज्यादा बड़े नेता वहां पहुंचे हैं, हमारे मोदी जी भी गए थे। 31 अक्टूबर से शुरू हुआ, 2 हफ्ते चला, 12 नवंबर के आसपास तक चला। ग्लासगो के अंदर 97 के अंदर क्योटो, और उसके बाद लगातार कोपेनहेगन से लेकर पेरिस होते हुए अब ग्लासगो तक पहुंचे हैं। यहां असलियत में देखेंगे कि हर देश की अपनी चिंता है, और मोटे तौर पर अगर यहां पर देखें तो चिंता के अंदर एक तरफ तो है डेवलपमेंट यानी विकास, और दूसरी तरफ है फ्यूचर यानी भविष्य। एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ फ्यूचर यानी भविष्य है। इन दोनों के अंदर कि अगर ट्रेडिशनल वे यानी प्राकृतिक जो नॉर्मल व्यवस्था चल रही है उसके अनुसार अगर विकास किया जाता है तो पॉल्यूशन होता है। और मजे की बात यह है, जिस देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हो चुका है, जैसे ब्रिटेन में 1760 के आसपास से मानकर चलेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, और लगभग अमेरिका के अंदर भी हम मानकर चलते हैं कि 1800 के आसपास से लेकर, जर्मनी से लेकर, फ्रांस से लेकर, बेल्जियम से लेकर, यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं उन सब के अंदर जो डेवलपमेंट है, यहां तक कि जापान से लेकर, कोरिया से लेकर, ताइवान से लेकर, और उसके बाद सिंगापुर से लेकर, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े देश हैं जिनके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है। वो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के फ्रूट्स जो हैं वो खा चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं, और वो अपने लोगों की लाइफ को इस हद तक सुधार चुके हैं कि आज के दिन वो डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में आ चुके हैं। अब सवाल ये है, वो तो डेवलप हो चुके हैं, उनका तो विकास हो चुका है, लेकिन उनका क्या जो 1950 के बाद आजाद हुए हैं, यानी उन्होंने 1950 के बाद प्रोग्रेस करना शुरू किया, विकास करना शुरू किया, प्रगति करना शुरू किया, विकास करना शुरू किया।
अब ऐसे में प्रोग्रेस हो रही है तो दुनिया दो मोटे तौर पर बट गई, जिसके अंदर एक वो हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं और दूसरे वो हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं। लेकिन तीसरे वो देश हैं जो स्मॉल कंट्रीज हैं और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, और अब उनके डूबने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, छोटे छोटे टापुओं पे बसे हुए देश हैं। यानी अब यहां सोचकर देखिए, पोल्स के ऊपर जो बर्फ है, ध्रुवों के ऊपर जो बर्फ है, या ग्लेशियर्स के अंदर जो बर्फ है, वो सारी जो पिघल रही है, उससे सी लेवल यानी समुद्र तट जो है वो बढ़ रहा है। समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर अगर 1 मीटर बढ़ता है तो यहां 100 से ज्यादा आइलैंड्स, कंट्रीज जो हैं, उनकी एग्जिस्टेंस पर ही खतरा मंडरा जाएगा। छोटे छोटे जो देश हैं जो आइलैंड्स के ऊपर बसे हुए हैं, कुछ हजार से लेकर कुछ लाख तक की पॉपुलेशन है, उन सबके ऊपर खतरा मंडरा जाएगा और वो सारे लोग बेघर हो जाएंगे। वो जाएंगे कहां, कौन से देश में जाकर बसेंगे, कौन उनको संभालेगा, कौन शरण देगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब ऐसी सिचुएशन में इनके अपने कंसर्न्स हैं। डेवलप्ड नेशंस कह रहे हैं, अब यहां सवाल आता है कि पॉल्यूशन कौन फैला रहा है। ये कह रहे हैं कि आप जो कोल यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, उससे पॉल्यूशन फैल रहा है। इससे हार्मफुल गैसेस जो हैं वो निकलती हैं। CO2 से लेकर SO2 से लेकर NO2 से लेकर बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। साथ में इसीलिए कोल को ज्यादा से ज्यादा कम यूज किया जाए या फिर फेज आउट किया जाए। ये कहते हैं फेज आउट कर दो, भगा दो कोल को बंद कर दो। अब सवाल यह है, इन लोगों से पूछा जाए तो ये ब्रिटेन जैसे देश टारगेट कर रहे हैं कि भाई हम 2030 यानी 2030 तक कोल को फेज आउट कर देंगे, यानी कोल यूज करना बंद कर देंगे। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी कोल का इस्तेमाल करना बंद करें। और अगर वो कोल का इस्तेमाल करना बंद कर देती हैं तो वो 2040 तक 2040 तक कोल का इस्तेमाल करना बंद कर दें। अब यहां पर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अब ब्रिटेन से लेकर अमेरिका जैसे तो बात कर रहे हैं नेट जीरो डील की, कि भाई नेट जीरो होना चाहिए। यानी आप जितना कोल प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो, उतना आपको वो CO2 जीरो भी करना है, ताकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो न्यूट्रल रहे, बढ़े ना, तो जो सिचुएशन जैसी है वो वैसी की वैसी बनी रहे। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो लगभग 100 से ज्यादा हैं और इनका लीडर इंडिया है, यानी इंडिया के पीछे लगभग ये सभी देश खड़े हुए हैं। यहां पर इंडिया इनका लीडर है और इंडिया को इनको लीड करने का जो मौका मिला, उसके पीछे सिचुएशन को समझिए। इंडिया कह रहा है कि यार एक बात बताओ, हम लोगों को 1949 या यूं कहें 1950 ऑनवर्ड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने का मौका मिला, यानी इंडस्ट्रीज को लगाने का मौका मिला। अब इंडस्ट्रीज लगाई, जिस टाइम पर हमने इंडस्ट्रीज लगाई उस समय पर कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी की ही बात हो रही थी। अब जिस दिन इंडिया ने शुरू किया, उस टाइम से पहले को अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन जो है वो 1760 या मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज 1800 से लेकर 1950 तक, यानी 150 साल तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर चुकी हैं, 150 साल तक कोल यूज कर चुकी हैं। और मजे की बात यह है, दुनिया में जितना भी पॉल्यूशन है उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो इन्हीं देशों का है।
आज तक अगर सन 2000 तक देखें तो ये लोग 200 साल से लगातार कोल प्रोड्यूस कर रहे थे, कोल को यूज कर रहे थे। अब उन्होंने उसके बाद गैस से लेकर, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर और अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, और गैस, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर, यहां तक कि दूसरी सब चीजें जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन है। और ये टेक्नोलॉजी एक तो कॉस्टली है और दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज के पास है ही नहीं। इंडिया कह रहा हमारे पास है ही नहीं, इंडिया कह रहा है हमारे पास है ही नहीं। अब आप क्या चाहते हैं कि आपने तो 200 साल तक इस घर को, इस देश को, इस धरती को गंदा कर दिया, उसके बाद आपने अपना घर साफ सुथरा कर लिया और जो भी सिस्टम था उसे आपने अच्छे वाले सिस्टम डेवलप कर लिए। अब जब हमारा तरक्की करने का नंबर आया, तब आप लोग क्या कह रहे हैं कि नो 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 नो, दिस कोल इज वेरी डेंजरस टू एनवायरमेंट। उसी कोल को तुम लोगों ने 150 साल इस्तेमाल किया, तब तो डेंजरस था नहीं। अब हमारा नंबर आया इस्तेमाल करने का, हमारी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस हो रही है, चाइना की 54% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस हो रही है। अब आप ये कह रहे हो कि कोल को फेज आउट करो। इंडिया साफ कह रहा है कि बेवकूफ मत बनाओ। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन? ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपका गांव है, गांव के 8-10 परिवार हैं, गांव के अंदर 1000 परिवार हैं, जिनमें से 10 परिवारों ने क्या किया, खूब तरक्की करी, सारे गांव के जितने पेड़ थे, सब कुछ थे, सब काट कूट के अपने जला के घर बना लिए, सब कुछ कर लिया। अब गांव के अंदर पेड़ कम बचे हैं, पानी का तालाब जो है वो कम बचे हैं, बाकी सारे तालाब उन 10 घरों ने गंदे कर दिए। अब जो बाकी तालाब बचे हैं साफ पानी के, और जो कुछ पेड़ बचे हैं, बाकी गांव वाले उन पेड़ों का इस्तेमाल करके जब अपनी तरक्की करना चाह रहे हैं, तो वो 10 घर वाले क्या कह रहे हैं, जो बहुत माइनॉरिटी हैं, वो कह रहे हैं कि अब क्या गांव के पेड़ मत काटो, वरना देश के गांव के अंदर समस्या आ जाएगी। गांव का पानी गंदा मत करो, वरना समस्या आ जाएगी। और जब वही गांव वाले उन 10 परिवारों के पास जाकर पानी मांगने जाते हैं, तो वो मना कर देते हैं, हम पानी नहीं देंगे, हमारा पानी महंगा है, या फिर उस पानी के पैसे दो। यानी वो जो 10 परिवार वाले हैं, वो चाहते ही नहीं कि गांव के बाकी लोग तरक्की करें। यही यहां पर है। असलियत में दुनिया को गंदा किसने किया? डेवलप्ड नेशंस ने। ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो प्रगति विकास कर चुके हैं, विकसित देश हैं, यूरोप और अमेरिका, जिन्होंने पिछले 200 साल तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आम खाए, मजे लिए, वो डेवलप्ड नेशंस हैं। एनवायरमेंट को इन लोगों ने गंदा किया है। अब एनवायरमेंट इन लोगों ने गंदा किया, अब इंडिया कह रहा है, इंडिया जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके साथ समस्या ये आ रही है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और पॉवर्टी जो है वो हद से ज्यादा है, तो उन्हें पॉवर्टी यानी भुखमरी इरेडिकेशन करना है, भुखमरी को दूर हटाना है, खत्म करना है। अब डेवलपमेंट करनी है और पॉपुलेशन को, भुखमरी को दूर हटाना है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी और इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब समस्या यही है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडिया या तो इस्तेमाल करे कोल या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। ना तो आप न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे, क्यों? क्योंकि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाते हुए आप लोग रो रहे हो।
जितने ये डेवलप्ड नेशंस हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाओ ताकि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिले और न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह मिले। अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी, यूरेनियम मिलेगा, तो हम ज्यादा तेजी के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो डेवलप कर पाएंगे। और जितनी तेजी के साथ हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा हम कोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, हम न्यूक्लियर, जिन देशों ने, लगभग 51 देश हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप वाले 51 कंट्रीज जो हैं, ये इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देना ही नहीं चाहते। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहते, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेने और न्यूक्लियर मटेरियल को लेने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत, इंडिया को मेहनत करनी पड़ रही है। ऊपर से कह रहे हैं आप कोल भी बंद कर दो। कोल बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बंद, इलेक्ट्रिसिटी बंद तो डेवलपमेंट बंद, इंडस्ट्रीज बंद, इंडस्ट्रीज बंद तो डेवलपमेंट बंद, डेवलपमेंट बंद तो पॉवर्टी इरेडिकेशन कहां से होगा? देश को गरीबी की, भुखमरी की कगार पे भेज दो। सारा कलेश ही ये है। ऊपर से और मजे की बात ये कि 2015 के अंदर, 2015 के अंदर पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 15वीं। उसमें डिसाइड हुआ कि $100 बिलियन का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा और जो भी देश नई टेक्नोलॉजी लेना चाहेगा उसे मदद की जाएगी। इसके अंदर डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो कंट्रीब्यूशन देंगे। विकसित देश जिन्होंने 200 साल तक पर्यावरण को बर्बाद किया है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। कहां है ये? है ही नहीं, किसी ने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। मतलब तुमने पैसे भी नहीं देना, तुमने जिम्मेदारी भी नहीं लेनी, और ऊपर से हमारा गला दबाने की बात कर रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हारी वजह से तुम कोल इस्तेमाल करोगे तो गंदा होगा। तुमने जो गंदा किया उसका क्या? भैया अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज ने, इवन जापान ने भी गंदा किया, उसका क्या? गंदगी फैलाई, उसका क्या? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया, उसका क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद गंदा करे, खुद का कूड़ा तो वेस्ट, डिस्पोजेबल और दूसरा वेस्ट, और हमारा कूड़ा कूड़ा। ये बिल्कुल ऐसा है, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। मतलब हमारी कोई औकात ही नहीं, और तुम अपने हर चीज को, तुम अपने वेस्ट मटेरियल को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के। अच्छा एक बात बताओ, क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट नहीं निकलता? क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट है वो आसान अच्छा होता है क्या? या फिर जब आप गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या उससे CO2 प्रोड्यूस नहीं हो रही? उस पर डिस्कशन नहीं होगी। बस इस पर डिस्कशन होगी कि जो कोल है ये ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, मेरे वाला कम पोल्यूशन कर रहा है। बस इतना फर्क है दोस्तों, कि ये वाला ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, मेरे वाला कम पोल्यूशन कर रहा है। और क्योंकि मेरे वाला कम पोल्यूशन कर रहा है तो मेरे वाला ठीक है, तेरे वाला खराब है, तू बंद कर। और बंद कर, मैं तुझे नई टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा। इंडिया इसी चीज को कह रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने इसी चीज को समझाया है कि देखो भैया, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, जिम्मेदारी लो, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लो कि भैया गंदा तुमने भी किया, गंदा किया तो कंट्रीब्यूट, साथ दो। कैसे साथ दो? आइदर गिव मनी, या तो पैसे दो या फिर टेक्नोलॉजी, तकनीक दो, दोनों में से कोई एक चीज दो, क्योंकि दोगे तभी हम कोल को वाइप आउट कर पाएंगे, वरना हम नहीं मानते। बहुत स्ट्रांग स्टैंड है। इसीलिए प्रधानमंत्री भी 2-3 दिन पहले कह रहे थे, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर हमें शामिल करो, मत शामिल करो, हम तो कोल फूकते रहेंगे, मरेंगे तुम भी हम भी।
और ऐसा नहीं है, एक बात और समझ लीजिए, डेवलप्ड नेशंस को इस पर्यावरण का, इस एनवायरमेंट हैजर्ड्स का, एनवायरमेंट के अंदर चेंज का कोई खास असर नहीं पड़ा। इंडिया जैसे देशों के ऊपर जो बाढ़ ज्यादा आ रही हैं या सूखा पड़ रहा है या साइक्लोन्स झेलने पड़ते हैं, उसकी वजह से $80 बिलियन का नुकसान हुआ है। यानी जितना चाइना से प्रॉफिट हो, चाइना के साथ ट्रेड करते, उतना तो हमारा हर साल बाढ़ और इन चीजों में चला जाता है। झेल तो हम रहे हैं ना, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी खराब हो रही है, समस्याएं हमारे साथ है, समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। लेकिन अमेरिका या दूसरे देश इसको 0-0 करने के चक्कर के अंदर उनकी पॉलिसी ये है कि किसी भी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज का प्रोग्रेस को बंद करवा दिया जाए। लेकिन इंडिया भी मजबूती के साथ खड़ा रहा, चाइना भी साथ आ गया। नतीजा क्या, जो फेज आउट वर्ड जो था कोल के लिए कि ये कोल बंद करो, इसे फेज डाउन कर दिया गया, यानी धीरे धीरे खत्म करेंगे। सिंपल, ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत थी। शुरुआत किससे हुई, फेज आउट कोल, अब क्या है, फेज डाउन कोल, धीरे धीरे। यही मेन बात है। और यहां ये एक छोटी सी बात नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये छोटी सी बात है, तो ये असलियत में इंडियन डोमिनेंस है कि दुनिया के सामने भारत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख पा रहा है, मजबूती के साथ रख रहा है कि नहीं मानते, तुम देखो, तुम सुधारो, तुम जिम्मेदारी लो, तुम पैसे दो, तुम टेक्नोलॉजी दोगे तो ठीक है, वरना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मरेंगे सारे मरेंगे। तुमने तो तरक्की को एंजॉय कर लिया, हमारा नंबर आया तो बंद करो। ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है। खुद तो क्रिकेट खेल लिया, मेरा नंबर आया तो बैट मेरा, मैं जा रहा हूं, शोर मत करो। ये क्या बकवास होती है। ऐसे लोग होते हैं ना कि खुद तो बैटिंग कर ली बढ़िया वाली, अब जब आपका क्रिकेट खेलने का या बैटिंग करने का नंबर आया तो बाकी एक दो क्या कह रहे हैं, भाई मैं तो थक गया, मैं जा रहा हूं। ये चीज समझिए। इस चीज को इंडिया ने अपोज किया, दुनिया ने इस चीज को माना, और क्योंकि दुनिया ने इस चीज को माना तो ये बहुत बड़ी एक इंडिया की विक्ट्री है। तो बाकी आगे इसके अंदर क्या क्या असर रहेगा, क्या क्या सिस्टम रहेगा, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।